Welcome to IS Academy. I am Vishwajit Paul Budde, और we are going to discuss about the different oceanography CSR net questions in your RSS. So हम जब पढ़ाई करते हैं CSR net की तो पढ़ना ही कुछ सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है. आपकी एग्जाम भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है कि आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे. हमारे से बहुत गलतियाँ होती है क्योंकि जो नेट का पेपर होता है इट इज़ वेरी क्वाइट कंफ्यूजिंग, लेकिन हमें वो क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, हम ये देखेंगे. ठीक है. सो आज का हमारा टॉपिक है ओशनोग्राफी. ओके, तो वन बाय वन हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. So there is the first question, that is your Gulf Stream and North Atlantic current affect to the which country? Like one is Europe, second is North America, third is Africa, and fourth is Greenland. So you know that कि ocean currents होते हैं हमारे, कुछ warm current होते हैं, कुछ cold currents होते हैं. That warm current इक्वेटर से जनरेट होते हैं, बिकॉज आपका मालूम है कि आपके इक्वेटर पे आपको वार्म वाटर मिलता है और आपके पोलर पे आपको कोल्ड वाटर मिलता है. ठीक है. सो ये जो आपका वार्म वाटर टूवर्ड्स आपके जाता है पोलर की तरफ और कोल्ड वाटर आता है आपके इक्वेटर की तरफ. ओके. सो ये जो आपके करंट जनरेटर दे आर जनरेटेड ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी डिफरेंसेस. ओके, जैसे कि थर्मोक्लाइन फॉर्मेशन होता है हमारा, जो सरफेस वाटर करंट जनरेट होते हैं क्योंकि जो हमारे सनराइज होते हैं वो ओनली 200 मीटर डेप्थ तक पेनिट्रेट होते हैं. तो वहां से आपका एक करंट है दैट वी कॉल्ड एज द गल्फ स्ट्रीम. ओके. सो गल्फ स्ट्रीम क्या होता है? गल्फ में जो वार्म करंट, ओके, ड्यू टू द योर कोरियलिस फोर्स दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट इन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और जो हमारी कुछ वेस्टर्ली होती है, वेस्टर्ली भी उसको यहाँ से यहाँ खींच लेती है, इस साइड की तरफ ले जाती है. तो दैट गल्फ स्ट्रीम इज कन्वर्टेड इनटू द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट. ओके. यहाँ एक करंट है, आप इसको नॉर्थ अटलांटिक करंट भी कह सकते हो और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कह सकते हो. ये नॉर्थ अटलांटिक करंट जब आपका आगे जाता है तो दैट नॉर्थ अटलांटिक करंट स्प्लिटेड इनटू द टू. एक ऊपर जाता है दैट वी कॉल्ड द नॉर्वियन करंट और एक नीचे आता है दैट वी कॉल्ड द कैनेरी करंट. लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछा गया था कि गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक करंट अफेक्ट टू द विच कंट्री लाइक ग्रीनलैंड, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप. तो इसका आंसर है आपका यूरोप. ओके. जो आपका नॉर्थ अटलांटिक करंट होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये क्या करता है आपको, आपके जो यूरोप होता है, जो अभी आपका इंग्लैंड है यहाँ नीचे ऊपर स्कॉटलैंड है, ये क्या करता है, नॉर्थ अटलांटिक करंट आपके इंग्लैंड को वार्मिंग इफेक्ट देने का काम करता है. ठीक है. तो ठीक है, चलो आपको लगेगा कि ये अभी नॉर्थ अमेरिका के पास है, तो आंसर इज योर नॉर्थ अमेरिका. नहीं, देखिए इसका आंसर है आपका यूरोप है. कि यूरोप को बहुत अफेक्ट करता है आपके गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक करंट. दे बोथ आर वार्म करंट, और वो क्या करेंगे, आपके यूरोप को वार्मिंग इफेक्ट देता है. ठीक है. सो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज योर ई, सॉरी फर्स्ट, यूरोप. सेकंड क्वेश्चन है कि लार्ज स्केल ओशनिक सर्कुलेशन फॉर्मिंग लूप इन द बोथ हेमिस्फीयर नोन एज द गायर्स ऑफर्स ड्यू टू द. ऑप्शन फर्स्ट है कि टेम्परेचर डिफरेंसेस इन द वाटर अक्रॉस द लैटिट्यूड्स, salinity differences in the water across latitudes, Coriolis force and oceanic upwelling. देखो थोड़ा आपको यहाँ कंफ्यूजन होता है कि क्या आंसर हो, लेकिन जो गायर्स फॉर्मेशन होते हैं वो गायर्स फॉर्मेशन होते हैं मेनली आपके कोरियलिस फोर्स. अगर मैं आपको बताऊं, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ गायर्स लाइक नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन गायर. ये भी आपका इंडियन ओशन गायर कहा आता है आपके इन योर साउदर्न हेमिस्फीयर आता है. साउदर्न इंडियन ओशन गायर हम उसे कहते हैं कि हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्यों आता है, देयर इज अ मानसून. ओके. सो जो गायर फॉर्मेशन होता है दैट गायर आर फॉर्म ड्यू टू देयर कोरियलिस फोर्स. ओके. तो आपको मालूम है कि अगर आप इक्वेटर, आपका अगर ये इक्वेटर है, ओके, जो भी आप यहाँ से कुछ भी अगर रॉकेट भी छोड़ते हो तो आपका रॉकेट स्ट्रेट न जाते, आपके राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है. अगर आप लेफ्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में जाते हो तो ये आपका लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है ड्यू टू द योर कोरियलिस फोर्स. वैसे होता है जैसे कि आपका कोरियलिस फोर्स आपके इक्वेटर पे 0 होता है, लेकिन जब ये आप ऊपर जाओगे इन टुवर्ड्स द पोल तो आपका कोरियलिस फोर्स का एक्सेलरेशन या उसका जो ये एनर्जी वो बढ़ जाएगी कोरियलिस फोर्स की. ओके. और ड्यू टू द ये क्या होगा कि आपके जो भी करंट्स होते हैं, जो दैट कोरियलिस फोर्स अफेक्टेड इन देयर ओशन करंट्स, दैट कोरियलिस फोर्स अफेक्टेड टू देयर विंड. ओके. हर इस पे इफेक्ट करता है. लेकिन क्या होता है जब ये आपका यहाँ एक आधा करंट होगा तो क्या होगा कि जो आपका मैंने कहा था कि आपका इक्वेटर जो होता है वार्म करंट होते हैं और यहाँ पोल पे आपके कोल्ड करंट होते हैं. तो होता क्या है कि जो भी आपका वार्म वाटर आगे जाएगा तो ये कोरियलिस फोर्स उसको राइट में डिफ्लेक्ट करता है भाई. ओके. और अगर आप आगे जाते हो इसको और राइट में डिफ्लेक्ट करेगा. तो अगर आप यहाँ देखोगे, अगर आप यहाँ हो, कहाँ हो आपके, अगर पोलर एरिया पे हो तो पोलर एरिया पे आप खड़े हो यहाँ फेस करके, कहा इक्वेटर की तरफ फेस करके, तो ये आपका राइट डायरेक्शन है. ठीक है. ये आपका राइट डायरेक्शन है और ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन.
तो मैंने वही कहा कि कोरियोलिस फोर्स कैसे एक्ट करता है इन योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट डायरेक्शन, इन योर साउदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, सो क्या होगा कि ये राइट में डिफ्लेक्ट करेगा और फिर यहाँ से जो वाटर आता है आपका कोल्ड वाटर आता है तो इसको क्या करेगा, ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है। ओके, सॉरी सॉरी राइट में डिफ्लेक्ट करता है टूवर्ड्स आप जहाँ नीचे फेस करके खड़े हो। और ये क्या होता है, फिर ये नीचे आता है और फिर आपके यहाँ कुछ इक्वेटोरियल काउंटर करंट होते हैं, तो ये क्या जनरेट करेंगे, गायर जनरेट करते हैं ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। ओके, सो हमें खाली देखना है कि आंसर क्या हो रहा है। मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें क्या पूरा तो बता नहीं सकता मैं आपको, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर कैसा आया तो ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि आपका राइट में डिफ्लेक्ट करेगा और जो भी आपका ऊपर का वाटर कोल्ड वाटर आ रहा है ये भी आपका राइट में डिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि आप यहाँ खड़े और आपका फेस टुवर्ड्स इक्वेटर। ठीक है, तो ये नीचे आएगा फिर राइट को डिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ आपका कुछ करंट जनरेट होता है दैट वी कॉल एज द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो इसको मिलता है और फिर एक सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है आपके इन योर ओशन, दैट सर्कुलर मोशन वी कॉल्ड एज द गायर्स। तो ऐसे गायर्स हमेशा आपको ये आपके नॉर्थ अटलांटिक, साउथ पैसिफिक और साउथ इंडियन ओशन गायर में देखे जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि लार्ज स्केल ओशन सर्कुलेशन जो होते हैं लूप्स इन द बोथ हेमिस्फीयर नोन एज गायर ऑकर ड्यू टू द योर कोरियोलिस फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये ध्यान में रखिए, ओशनिक अपवेलिंग नहीं अफेक्ट करेगी उसको। ओके, इट इज नॉट अफेक्टेड। जो भी आपका सैलिनिटी डिफरेंस होगा इट इज नॉट अफेक्टेड एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस ये भी अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अगर कोरियोलिस फोर्स होता ही नहीं है तो वहाँ आपके गायर ही फॉर्मेशन नहीं होंगे क्योंकि वो सर्कुलर मैनर में वहाँ सर्कुलेट ही नहीं करेंगे। तो आंसर इज अ कोरियोलिस फोर्स, इसका आंसर क्या है आपका यूरोप। ओके, सॉरी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन ड्यूरिंग द ग्लेशियल पीरियड्स। सो देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ पीरियड्स, लाइक एक ग्लेशियर पीरियड्स होता है आपका और एक इंटरग्लेशियल पीरियड्स होता है। कौन सा होगा, ग्लेशियर इंटरग्लेशियर? अभी आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लेशियल पीरियड में क्या होता है कि बर्फ होता है, बर्फ जमा होती है बिकॉज कूलिंग पीरियड होगा और वहाँ आपका बर्फ ज्यादा बढ़ेगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी और बर्फ जमा होगा। और इंटरग्लेशियल पीरियड में क्या होता है, दैट वी कॉल्ड एज द वार्मिंग पीरियड। और ड्यूरिंग द वार्मिंग पीरियड आपका क्या होता है, जो भी आपका आइस होगा वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो सैलिनिटी क्या है कि एवरेज सैलिनिटी अगर आप देखने जाए तो ओशन की 35 प्रैक्टिकल पीएसयू, हम उसको पीएसयू बोलते हैं, दैट वी कॉल द प्रैक्टिकल सैलिनिटी यूनिट। तो सैलन अभी क्या होता है जब आपका ग्लेशियल होगा, तो ये अगर आपका ओशन है, ठीक है ओशन है, तो क्या होगा जब आपका ग्लेशिएशन होगा तो आपका ये जो वाटर है ये वाटर क्या हो जाएगा, आइस में पाइल अप हो जाएगा। ओके, जब ये आइस में पाइल अप हो जाता है तो क्या होगा, जो भी आपके इसमें साल्ट, इसमें क्या होता है आपका NaCl होता है अभी। ओके, इट्स योर NaCl। तो जब आपका कूलिंग पीरियड होगा, जब ग्लेशिएशन पीरियड होगा, तो क्या हो जाएगा, जो फ्रेश वाटर है, आइस क्या है, आइस इज योर मेड अप ऑफ फ्रेश वाटर। ओके, बिकॉज यहाँ क्या हो गया, आपके साल्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे आपके आइस। ओके, सो क्या होगा कि जब भी आपका ग्लेशिएशन होगा, जो ड्यूरिंग द ग्लेशिएशन जो भी वाटर है दैट गेट फ्रीज इनटू योर आइस। ओके, आइस में फ्रीज होगा तो आइस इज मेड अप ऑफ फ्रेश वाटर। तो क्या होगा कि आपके वाटर में आपका NaCl आपकी सैलिनिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ग्लेशिएशन जब होता है तो आपकी सैलिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, कभी भी ये ध्यान में रखिए। उसके अपोजिट होता है आपके इंटरग्लेशियल पीरियड में, क्या होता है कि जो भी आपका आइस बना है, आइस इज मेड अप ऑफ फ्रेश वाटर, तो इसमें तो आपका NaCl था पहले से, लेकिन जब भी आपका वार्मिंग पीरियड होता है दैट वी कॉल एज द इंटरग्लेशियल पीरियड, बिकॉज ऑफ द वार्मिंग आपका आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और आइस इज मेड अप ऑफ फ्रेश वाटर। अगर ये आपका फ्रेश वाटर आपके आइस में ऐड हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ आपकी सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन ड्यूरिंग द ग्लेशियल पीरियड क्या होगा। तो यहाँ क्या था, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनचेंज एंड वाज द हाईएस्ट इन द पैसिफिक ओशन। ओके, सो मैंने जैसे कहा तो आपको समझ में आएगा कि जब भी आपका ग्लेशिएशन पीरियड होता है तो आपकी सैलिनिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आपका साल्ट आपके आइस में नहीं ट्रैप होता है, ना नहीं पाइल अप हो सकता है क्योंकि आपका जो आइस इट इज मेड अप ऑफ फ्रेश वाटर। ओके, सो आंसर इज योर फर्स्ट, दिस इज योर थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबंडेंस ऑफ कैटायंस इन द सी वाटर इज। सो आपको मालूम होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे जब मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट तो सबसे ज्यादा हमारा होता है क्लोरीन, क्लोराइड सॉरी, देन होता है आपका सोडियम, देन सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है हमारा क्लोरीन और सोडियम का होता है, बिकॉज द रेसिडेंस टाइम ऑफ यूर क्लोराइड एंड सोडियम इज वेरी ग्रेटर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, सो अगर हम यहाँ देखें तो अगर उन्होंने कैटायन कहा है तो आपका क्लोरीन तो एनायन है, सोडियम कैटायन है, सल्फेट एनायन है, मैग्नीशियम एंड सॉरी कैटायन है। ओके, सो इन्होंने क्या पूछा है कि द करेक्ट ऑर्डर अबंडेंस ऑफ कैटायन इन द सी वाटर।
सो आपको मालूम है, अभी कैटायन पूछा तो वहाँ क्लोराइड तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा आपका सोडियम आएगा, तो सोडियम आएगा, तो ये आंसर कट गया और ये आंसर भी कट गया। कभी कभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सो वी हाउ टू, जो भी आपके गलत जो ऑप्शन होंगे वो आप उसको पहले डिलीट करो, ठीक है। तो इसमें क्या आएगी, 2 और 3 नंबर का है। ओके, तो क्या बताया इन्होंने, सोडियम, देन ये इसमें स्ट्रोंशियम बताया, मैग्नीशियम बताया। लेकिन अब जब आप चार्ट देखते हो, जब आप चार्ट पढ़ोगे, तो यहाँ क्या है, सोडियम के बाद में क्या है कि आपका सल्फेट तो नहीं आएगा, क्योंकि सल्फेट जो आयन है, फिर आता है आपका मैग्नीशियम। ओके, सो अगर आप यहाँ देखते हो, तो यहाँ क्या पता चलेगा आपकी, सोडियम आता है पहले, ठीक है, फिर मैग्नीशियम आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि स्ट्रोंशियम दिया है, तो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो आपका आंसर क्या आया, दैट इज योर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड स्ट्रोंशियम। ओके, ये पोटेशियम के बाद आपका स्ट्रोंशियम आता है, तो आंसर कौन सा करेक्ट आपका, थर्ड ऑप्शन इज योर राइट। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े से पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट्स फ्लो इक्वेटर। ओके, सो फर्स्ट है गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील करंट, बेंगुला करंट एंड कुर्शियो करंट। अब इन्होंने कहा है कि इक्वेटर रोड आपका कौन सा करंट आता है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इक्वेटर रोड जो भी करंट आएंगे वो आपके कोल्ड करंट आएंगे, और जो आपके पोलवर्ड जाएंगे वो आपके वार्म करंट जाएंगे। तो आपको गल्फ स्ट्रीम कहा, तो गल्फ स्ट्रीम क्या आपका वार्म करंट है, वही आपका ब्राजील क्या है, ब्राजील भी आपका वार्म करंट है, कुर्शियो क्या है, कुर्शियो भी वार्म करंट है, और बेंगुला क्या है, बेंगुला कोल्ड करंट। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। 1 मिनट में क्लियर करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपका जो गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पोल इधर आपके इक्वेटर से, अगर आपके इक्वेटर पकड़ा जाए तो इक्वेटर से इधर जा रहा है, तो इक्वेटर वर्ड नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, देयर इज वन बेंगुला करंट। ओके, बेंगुला करंट देखो आप, यहाँ से आपके पोल है, और पोल से कोल्ड वाटर टूवर्ड्स आ रहा है, ब्राजील के आपका वार्म करंट, ये आपका इक्वेटर से टूवर्ड्स पोल की तरफ जा रहा है। ओके, और कौन सा करंट बोला था उन्होंने, 1 मिनट, यस, कुर्शियो करंट। अगर यहाँ आप कुर्शियो करंट देखोगे, तो कुर्शियो भी आपका वार्म करंट है, जो आपका इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है। तो एक ही करंट बचा आपका बेंगुला, जो आपका कोल्ड करंट है, जो आपके पोल से जो वार्म, सॉरी, कोल्ड वाटर रहेगा वो टुवर्ड्स आपके पोल की तरफ आएगा। सो आंसर क्या होगा आपके इसका, आंसर इज योर बेंगुला करंट, जो आपका इक्वेटर ओर आता है। कभी भी आपका कोल्ड करंट जो होंगे वो इक्वेटर ओर आएंगे, और जो भी आपके वार्म करंट होंगे वो पोल ओर जाते हैं, ठीक है। सो आंसर इज 3। Next question is, ocean temperature anomalies are last longer than the atmospheric temperature anomalies because ocean water is a salty, it is a denser than air, has a higher specific heat and does not undergo radiative cooling. Okay, so the answer of this question is or has high specific heat. तो अभी क्यों आंसर आया है, क्योंकि आपका ओशन होता है, इसमें आपकी सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होती है। ओके, स्पेसिफिक हीट बोले तो क्या, अगर हमारा ये है कि ओशन को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा, दैट वी कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। तो हमारी जो ओशन होता है, इसको गर्म होने के लिए बहुत टाइम लगता है, ओके, कंपेयर टू द लैंड। इन्होंने यहाँ तो ठीक है, चलो यहाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एनामोलीज पूछा है, बिकॉज ऑफ द ओशन, क्या वो ओशन टेम्परेचर एनामोलीज लास्ट लॉन्गर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एनामोलीज बिकॉज ओशन वाटर। तो इन्होंने एटमॉस्फेयर का है, लेकिन जब हम लैंड और ओशन का कंपेरिजन करते हैं, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट आपकी लैंड में रहेगी, सॉरी, स्पेसिफिक हीट आपकी ओशन में रहती है। तो क्यों रहेगी, बिकॉज ओशन क्या होता है, उसको गर्म होने के लिए टाइम लगता है, और ठंडा होने के लिए भी टाइम लगता है, ठीक है। बिकॉज आपको जो लैंड है, लैंड को क्या होता है कि उसको गर्म, वो जल्दी जल्द से गर्म हो जाएगा और जल्द से ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम रहती है। बिकॉज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, कि आपका एक 1 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें क्या होगा कि आपका कितना अमाउंट ऑफ आपका ये है, ठीक है, ओके, सॉरी, आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितना टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, दैट वी कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट। तो जो आपको ओशन गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, तब जाके आपका ओशन गर्म होगा, और ठंडा भी बहुत देर से होगा। जैसे आपका लैंड इज सॉलिड, जल्द गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने लेकिन ओशन, इसका क्वेश्चन कैसा पूछा कि ओशन टेम्परेचर एनोमली लास्ट लॉन्गर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपका, या जो एनोमलीज हो गए वो कम हो गए कंपेयर टू देयर ओशनिक टेम्परेचर, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या होता है, जब आप ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर कम कम होते जाता है, और वो क्या होगा, जल्दी उसका चेंज हो जाएगा, और जल्दी गर्म हो जाता है, और जल्दी ठंडा हो जाता है, ड्यू टू देयर सन इज योर सोर्स। लेकिन ओशन क्यों ज्यादा रहेगा, क्यों उसमें आपको ज्यादातर टेम्परेचर एनोमलीज दिखेगी, बिकॉज ऑफ योर हायर स्पेसिफिक हीट, बिकॉज ऑफ द हायर स्पेसिफिक हीट आपके ओशन में सबसे आपको क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है।
ओके, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, ड्यूरिंग द अल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर। ओके, सो आपको मालूम है कि देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फेनोमेनन लाइक योर ओशन एटमॉस्फेरिक फेनोमेनन दैट वी कॉल एज वॉकर सर्कुलेशन। इसमें भी मैंने एक आपका वीडियो बनाया था, आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, ड्यूरिंग अल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डज नॉट ऑकर। ओके, सो आपको मालूम है कि जो आपका अल नीनो होता है उसमें कभी भी आपको स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ ट्रेड विंड कभी दिखती नहीं है, क्योंकि जब भी आपका अल नीनो फॉर्मेशन होता है तो आपकी जो ट्रेड विंड जो आपके ITCZ पे कन्वर्ज होती है, जो भी आपका ITCZ होगा वो क्या होगा कि आपकी जो ट्रेड विंड होती है वो वीकन होती है। और बिकॉज ऑफ द वीकन ऑफ अ ट्रेड विंड, अगर ये जो आपका वॉकर सर्कुलेशन ये आपका होता है दो, इसमें एक तो आपका यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ओके, और यहाँ आपका क्या है, साउथ अमेरिका है। तो इसमें आपका जो ट्रेड विंड आती है और ये कन्वर्ज होती है आपके साउदर्न पैसिफिक में। ओके, सो बिकॉज ऑफ द ये वीक होने की वजह से, वीक होने वाली यहाँ का पानी यहाँ से यहाँ नहीं लेके जा सकती है, ठीक है। इसलिए आपका जो आपका ला नीना इवेंट होता है, जब भी आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेड विंड होगी तब आपका इवेंट आता है दैट वी कॉल एज ला नीना। ओके, लेकिन जब आपकी वीक ट्रेड विंड होती है, तो वीक ट्रेड विंड जब होती है तभी आपका अल नीनो इवेंट आता है। लेकिन इन्होंने क्या है कि व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर कहा है। तो ऑकर नहीं होता बोले तो अभी अगर आप ये देखोगे वार्मिंग इफेक्ट ऑफ द वाटर इन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक decreases in the strength of water circulation and reduce no upwelling at the Purian margin। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है यू हैव टू वॉच माय वीडियो, जो मैंने अभी बहुत 1 मंथ पहले मैंने अपलोड किया था। ओके, सो द आंसर इज ऑफ फर्स्ट। अगर आप वो वीडियो देखते हो तो आपके बहुत कंसेप्ट हो जाएंगे, लेकिन द आंसर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ट्रेड विंड कभी भी नहीं होता आपका नींदों में, तो ये ध्यान में रखिए। बाकी आप वो वीडियो देखे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैं आपको 2 मिनट में बता सकता हूँ कि वार्मिंग ऑफ द सरफेस वाटर इन ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक। ओके, तो वार्मिंग होता है क्योंकि आपके ट्रेड विंड यहाँ नहीं पहुंच, बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड यहाँ का जो वार्म वाटर ये यहाँ नहीं लेके जाते, इसलिए आपको ईस्टर्न, ये आपका ईस्टर्न पैसिफिक है इसलिए आपका ईस्टर्न पैसिफिक वार्म रहेगा। डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ वॉकर सर्कुलेशन, बराबर है ये, क्योंकि आपका डिक्रीज हो जाएगा आपका वॉकर सर्कुलेशन, जो भी स्ट्रेंथ होगी बिकॉज ऑफ वीक हो जाएगी आपके ट्रेड विंड, इसलिए वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड फॉर द रिड्यूस नो अपविलिंग एट द प्यूरियन मार्जिन, बराबर है। अगर आपके यही आपके जो ट्रेड विंड अगर आते हैं, अगर ये वीक हो जाएंगे तो वहां अपविलिंग नहीं होती है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। सो आंसर इज ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट है कि साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स द सी सॉ रिलेशनशिप इन द सी लेवल प्रेशर बिटवीन। सो जो भी आपका साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स को ही हम कहते हैं दैट वी कॉल इट वॉकर सर्कुलेशन, क्योंकि आपका ये साउदर्न पैसिफिक में होता है, दैट वी आल्सो कॉल इट ईएनएसओ अल निनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो ये सीसॉ रिलेशनशिप किस में होती है। ओके, तो आपको मालूम है कि यहाँ आपका अगर वार्म वाटर होता है तो आपका यहाँ लोअर प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ अगर कोल्ड वाटर होता है यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा। जो भी आपके प्रेशर डिफरेंसेस आते हैं, सीसॉ रिलेशनशिप होती है सी लेवल प्रेशर में, ये कौन से ओशन में होती है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको देखो कितना कंफ्यूज है, वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक एंड ट्रॉपिकल इंडियन ओशन। तो आपको मालूम ये आपका पैसिफिक ओशन है और ये आपका इंडियन ओशन। ओके, सो आपको तो मालूम है इंडियन और पैसिफिक ओशन में होती है। तो आप अगर यहाँ देखोगे वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक एंड ट्रॉपिकल इंडियन ओशन, सेकेंड ऑप्शन है कि ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक एंड ट्रॉपिकल इंडियन ओशन। तो आपको मालूम है कि आपका ये ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक है, ओके, और ये आपका इंडियन ओशन है। तो आप इसको थोड़ा सा, आप ये थोड़ा सा एक बराबर इसको हम साइड पर रख देते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहा उन्होंने कि वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक एंड ट्रॉपिकल। अभी ये वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक है जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक और इंडिया, तो इसके बीच में तो होती नहीं आपकी। जो भी आपकी जो अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन है वो आपका कहा होगा, और वॉकर सर्कुलेशन आपके साउदर्न पैसिफिक ओशन में होता है, जो आपका ईस्ट ऑफ द पैसिफिक लाइक जो आपका साउथ अमेरिका है और आपका जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है इसके बीच में होता है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। और अगर आप थर्ड ऑप्शन देखोगे तो वेस्टर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक का तो सवाल ही नहीं आता है, और इसमें भी आपका ट्रॉपिकल अटलांटिक है, तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए भाई, ये और ये ऑप्शन। तो बचा कौन सा, ये। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है तो ये इसमें नहीं होता है, आपके वेस्टर्न पैसिफिक और इंडियन ओशन में नहीं होगा, ये किस में होगा, आपका ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक एंड ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में। जो भी आपका ये ईस्टर्न पैसिफिक है और ये आपका इंडियन ओशन है, तो इसके बीच में आपका ये जो साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स है, सीसॉ रिलेशनशिप, ये आपका वहां होता है। सो आंसर इज द सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, होप सो आपको समझ में आएगी। ये दोनों भी क्वेश्चन अगर आपको और डिटेल में समझने हैं तो प्लीज मेरे जो मेरा ये है तो मैंने वीडियो बनाया इस पे, जो हमारा वॉकर सर्कुलेशन है, और मैं आपको उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा।
Next question is which of the following incorrect about the tides. So there is a two types of tide like a neap tides होती है and spring tide होती है. So neap tide has a maximum range of a tide. Second है कि spring tide occurs when the sun moon are in a straight line. Neap tide occurs when the moon, sun and perpendicular to each other, and time between the high tide and low tide when the water level falling is called as the ebb. Okay, so इन्होंने क्या कहा है कि incorrect statement. सो तो मैंने आपको एक डायग्राम भी लाई है कि एक स्प्रिंग टाइड और एक निप टाइड. स्प्रिंग टाइड कब होती है? जब आपका अर्थ, आपका मून और आपका सन ये अलाइन होता है. ओके, क्या होता है? आपका अर्थ, मून एंड सन जब अलाइन होगा तब आपकी आती है स्प्रिंग टाइड. और जब आपका अर्थ, आपका मून, जो आपका मून है, दैट मून इज राइट एंगल टू योर अर्थ एंड सन. ओके, आपका मून क्या करेगा? आपके अर्थ को और आपके सन को राइट एंगल क्रिएट करता है, तब आपकी न्यूप टाइड आती है. तो कभी भी ध्यान में रखो, जो हमारे टाइड्स आते हैं, टाइड्स आर ऑकर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ योर मून एंड सन की वजह से आते हैं. ओके, लेकिन जब ये अलाइन होते हैं, तो जब ये अलाइन होंगे तब आपकी जो टाइड्स होती है वो 20% नॉर्मल से ज्यादा आती है. देखो, कुछ हाई टाइड्स आती है, कुछ लो टाइड्स आती है, लेकिन जब आपकी स्प्रिंग टाइड है तो इसे हम हाई टाइड कहते हैं. जो एक नॉर्मल हाई टाइड है तो उससे भी एक 20% हायर टाइड्स आती है आपकी स्प्रिंग टाइड में. और बिकॉज ऑफ द निप टाइड क्या हुआ कि आपका ये इधर ये क्या होगा कि कॉन्ट्रास्ट होगा कि ये जो आपका मून है इसको इधर खींचेगा. ओके, और आपका सन इसको इधर खींचेगा. बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन योर फोर्सेस यहाँ क्या आती है? आपकी लो टाइड्स आती है, इसलिए उसको हम नीप टाइड कहते हैं. ओके, इसलिए इसके ऊपर मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, सो इन्होंने क्या कहा है? व्हाट दे आर सेइंग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि नीप टाइड हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ अ टाइड. यस, मैक्सिमम रेंज ऑफ अ टाइड्स आती है. स्प्रिंग टाइड्स, सॉरी निप टाइड जो होगी इसमें मैक्सिमम रेंज ऑफ टाइड्स कभी नहीं, इसमें आपको आएंगी मिनिमम रेंज ऑफ टाइड्स आती है. बी क्या कह रहा है कि स्प्रिंग टाइड ऑकर व्हेन द सन, मून एंड अर्थ आर अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ये बराबर है, जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि जो स्प्रिंग टाइड में आपके सन, मून एंड अर्थ ये अलाइन होते हैं. ओके, तो ये बराबर है. नेक्स्ट है कि नीप टाइड ऑकर्स व्हेन द मून एंड सन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, क्या कहा इन्होंने? जो मून होता है एंड सन होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बराबर है. तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि आपको मून एंड सन है, ये आपको क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. ये भी स्टेटमेंट बराबर है. अगर आप आगे जाकर देखते हो कि टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल फॉलिंग बी कॉल्ड एज इट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट. सो इनकरेक्ट क्या है कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, जैसे मैंने सॉरी मेरे लिए गलती से आपको बोला कि नीप टाइड हैज अ मैक्सिमम नहीं होता है, इसमें मिनिमम रेंज होता है. क्यों होता है मिनिमम रेंज? क्योंकि ये आपका मून जो होता है इसको अलग इधर टूवर्ड्स खींचता है और आपका सन की ग्रेविटी इसको इधर खींचती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग फोर्सेस क्या होगा कि आपकी जो टाइड्स आएगी ये कम आती है, इसकी हाइट जो होती है वो कम होती है. लेकिन जब आपकी स्प्रिंग टाइड आएगी तो दोनों क्या होंगे? बिकॉज दे आर अलाइन, तो दोनों के फोर्सेस आपके अर्थ के ये सरफेस पे ज्यादा लगते हैं, और बिकॉज ऑफ द दिस कि आपकी हाई टाइड आती है, दैट वी कॉल एट द स्प्रिंग. ओके, तो ये ध्यान में रखिए. और लास्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट वाटर. ओके, so there is a different type of water. There is a one very interesting topic like a ocean conveyor belt that we call as the thermoline circulation. Okay, in that thermoline circulation आपको different type of that thermoline circulation are formed due to the different type of a deep water current हम उसे कहते हैं. Okay, जिसमें कुछ आपको नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर मिलना, जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ 2 मिनट. देखो, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ करंट होते हैं. एक आपका अंटार्कटिका बॉटम वाटर करंट होता है, एक नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर होता है, और एक अंटार्कटिका इंटरमीडिएट वाटर होता है. ओके, सो देयर इज अ करंट लाइक आपके जो मैंने अभी पहले आपको दिखाई दे पहले साइड में, वो आपके सरफेस करंट. और जो ये करंट है ये आपके डीप वाटर करंट है. और डीप वाटर करंट क्यों जनरेट होते हैं? बिकॉज ऑफ द सैलिनिटी एंड डेंसिटी डिफरेंसेस वजह से ये जनरेट होते हैं. ओके, सो देयर इज अ डिफरेंट डीप वाटर करंट, क्योंकि ये डीप वाटर करंट होते हैं आपके वर्टिकली ट्रांसफर करते हैं, आपके डेप्थ, बहुत डेप्थ ऑफ द ओशन से वो वर्टिकली ट्रांसफर करेंगे. और यही डीप वाटर करंट आपका ओशनिक कन्वेयर बेल्ट सर्कुलेट करते हैं थ्रू आउट द योर ग्लोब. ओके, सो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसकी सैलिनिटी है, क्योंकि जैसे जैसे आप ओशन के डीप में जाते हो तो आपकी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है. और ये जो करंट है बिकॉज ऑफ द हायर सलाइन ये आपके डीप में आपको दिखाई जाते हैं. तो अंटार्कटिका बॉटम वाटर की सैलिनिटी कितनी दिखाई इन्होंने? 1.0280 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर जो आपका आपके अटलांटिक ओशन से जनरेट होता है, दैट वी कॉल एज द नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर. और ये फिर नीचे आता है आपके अंटार्कटिका रीजन. ओके, उसकी सैलिनिटी कितनी है? 1.0277 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब.
और अंटार्कटिका इंटरमीडिएट इसकी सैलिनिटी आपकी 1.027 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो इन्होंने पूछा क्या था क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइट इज द डीपेस्ट वाटर। अभी जो सबसे ज्यादा सलन होगा वही डीपेस्ट होगा आपका। अगर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जाते हो तो सबसे आपका डीपेस्ट यहाँ देखो, अगर आप यहाँ देखोगे अच्छी तरह से तो ये आपका अंटार्कटिका रीजन है। ओके, दिस इज योर अंटार्कटिका रीजन। और यहाँ आपका ये नॉर्थ साइड है आपकी ग्लोब की, ये इक्वेटर है और ये साउथ साइड है। ओके, और अंटार्कटिका बॉटम पर सबसे उसकी सैलिनिटी सबसे ज्यादा है 280, इसलिए आपका सबसे डीपेस्ट करंट कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड एज द अंटार्कटिका बॉटम। उसके ऊपर कौन होगा आपका नॉर्थ अटलांटिक डीप वाटर, और उसके ऊपर होता है आपका अंटार्कटिका इंटरमीडिएट, बिकॉज द अंटार्कटिका इंटरमीडिएट वेरी लेस सलाइन, इसलिए वो ऊपर फ्लोट करेगा। जो भी आपका हायर सलाइन वाटर तो कभी वो डीपेस्ट में फ्लोट करता है, ठीक है। लेकिन ओके, सो दिस इज योर डिफरेंट टाइप ऑफ ओशनिक डीप वाटर करंट, और वो क्या करेंगे आपका ओशनिक कन्वेयर बेल्ट जनरेट करते हैं। ओके, सो आंसर इज योर अंटार्कटिका डीप वाटर इज अ वेरी डीपेस्ट वाटर। ओके, सो एक मेरी छोटी छोटी सी कोशिश थी आपको समझाने की कि देयर इज अ डिफरेंट, ऐसे में क्वेश्चन और लेके आऊंगा आपके लिए। सो प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी आपके लिए एक नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक या क्लाइमेटोलॉजी के 10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपका कुछ सजेशन है और आपको अगर कोई आपको और कुछ वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।